नमस्कार दोस्तों, मैं सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार। आज आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से फिर एक नई कहानी की ओर लेकर चलते हैं और ये जो नई कहानी है वो आप लोगों की मांग, आप लोगों की डिमांड पर ही है। आगे इस कहानी के शीर्षक पर ध्यान देंगे और इस कहानी में क्या बताया जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हम लोग आपके बीच में लगातार आ ही रहे हैं। ये भी सिलसिला चालू हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप लोगों के कमेंट्स हैं वो बेटर लग रहा है हम लोगों को और एक रास्ता मिल रहा है नया कुछ आगे करने का। जिनमें हमारे एक परिवार के एक सदस्य हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, लगातार उनके भी कमेंट आ रहे हैं। छोटे भाई भी हमारे, नाम है उनका प्रकाश झा, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारी कोशिश बिल्कुल रहेगी आपकी भी कहानी बिल्कुल लाने का। एक छोटी सी बात कहानी से हटके कि हमारा आज जो स्टूडियो में जो हमारी पुरानी शूटिंग हुआ करती थी, आज उसको चेंज करके हम लोग दूसरे ऑफिस में आए हैं। कारण वही कि काम थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन कहानी में डालना बहुत जरूरी था और आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी करके। आप देख सकते हैं ये नई जगह है। कोशिश हमारी रहेगी बिल्कुल बिल्कुल, और वहां दूसरे स्टूडियो में भी काम चल ही रहा है। साथ में इस कहानी के लिए भी हम लोग करना था, लगा जरूरी हो चुका है क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्लस आप लोगों का इंतजार भी था, तो सोचे हम लोग कहानी को प्रकाश डालते हैं। अच्छा, आज की कहानी जो ऐसी है कि आप लोगों की डिमांड पर ये कहानी गैंगस्टर के ऊपर में है, मान्या सुर्वे। और ये ऐसा गैंगस्टर है इतिहास में, भारत के इतिहास की बात करें तो, कि ये पहला गैंगस्टर है। अगर हिंदुस्तान में अगर किसी का पहला एनकाउंटर हुआ था ऑन रिकॉर्ड, पहले तो एटीएस ने कर चुकी थी, मगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए जो सबका समर्थन था, तो पहला एनकाउंटर था वो मान्या सुर्वे के था। ये पहला ऐतिहासिक। और दूसरा इतिहास इसका यह बनता है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे पढ़ा लिखा डॉन था जो कि बेकायदा बीए कर चुका है 1969 के आसपास में, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। बीए करना मतलब एक मामूली बात नहीं थी वो। तो ये भी बोल सकते हैं अपन कि अगर सबसे पढ़ लिखा कोई डॉन है तो मान्या सुर्वे का नाम आता था। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि मान्या सुर्वे पहला डॉन था, या उसने मुंबई में एक समय में बहुत एक अपनी हुकूमत दिखाई। तो कुछ लोगों की जो जानकारियां हैं वो शायद गलत है। हम इसके कम से कम 20 साल पहले और चलते हैं। 20 साल पहले की बात करता हूं मैं आपको, जब हमारा देश आजाद हुआ था। उसके लगभग साल 2 साल बाद अफगानिस्तान से एक पावरफुल एक आदमी आया था नाम था उसका करीम लाला। और हिंदुस्तान का अगर पहला डॉन बोला जाता है, मतलब डॉन शब्द जो आया एक पावरफुल और बाहुबली, तो वो था करीम लाला। उसकी अपनी एक हुकूमत, उसकी अपनी खुद की एक पर्सनल गैंग। और अच्छा, गैंग में भी उसके खुद के सगे भाई, भतीजे, बेटे, जिनका नाम पड़ा पठान गैंग। एक समय की, उस दशक की समझ जाइए आप, बहुत सबसे पावरफुल और सबसे एक खतरनाक गैंग थी। लेकिन एक बात यह भी है कि उन गैंगों में ये खासकर खून खराबा वगैरह नहीं हुआ करता था। वो लोग जो है वो बातों को सहमत करते थे, बातों से ही अपना काम करवा लेते थे। कुछ साल उनका काम धाम चला, जैसे कि जुए के अड्डे, सट्टा बाजार भी उस समय लहर में आ चुका था, रतन खत्री, उसके साथ भी कुछ पार्टनरशिपिंग, और जुए के अड्डे के साथ साथ में दारू की तस्करी वगैरह। अच्छा, तस्करी के मामले में मुंबई सबसे आगे था, चाहे वो इंपोर्टेड घड़ियां हो या कुछ महंगे सामान जैसे उस समय का वॉकमैन वगैरह, ये सब एक अहम मुद्दा हुआ करता था तस्करी का। कुछ साल बाद में एक दूसरे की एंट्री हुई जिसका नाम था हाजी मस्तान। दोनों के बीच में ठीक ठाक था, दोस्ती थी भी, आरामा भी था, लेकिन धंधे को लेकर इनके बीच एक बैठक हुई। तो ये लोगों ने बिना झगड़ा करे, बिना बदमाशी मारपीट करे, ये लोगों ने अपना अपना एरिया बांट लिया। अब एक हिस्सा हो गया हाजी मस्तान का और दूसरा हिस्सा हो गया करीम लाला का। इनके बीच में लगभग 6, साढ़े 6, 7 साल तक इनके बीच में पार्टनरशिप में काम चली अपने अपने एरिया का। उसके बाद में जब दोनों का काम चलता रहा तो फिर एक तीसरे की एंट्री होती है जो साउथ का था। वो भी अपने आप में उसका भी एक वर्चस्व था, उसका नाम था वरदराजन। अब 2 की जगह 3 हो गए, तीनों ने अपना अपना एरिया बांधे और ठीक ठाक इनका काम धाम चलता रहा। उसके बाद में फिर एंट्री होती है साबिर कासकर की, जो कि ये दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। और
अच्छा, इनका जो नियम कानून था वो सबसे अलग था। इनका कहना यह था, मरो या मारो, या किसी को उस रास्ते से हटाकर ही हम कब्जा कर सकते हैं और उस जगह को छीना जा सकता है। ये जो तीनों के तीनों थे, वरदा राजन, हाजी मस्तान और करीम लाला, इन लोगों के बीच उनकी रणनीति जम नहीं पाई और फिर धीरे 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 मुंबई की गलियों में फिर एक गैंग वार होता रहा। खून खराबा का सिलसिला जो है वो धीरे धीरे चालू हो चुका था। दाऊद इब्राहिम को उस समय कुछ नामो निशान था नहीं, जो था उसका भाई साबिर कासकर था और एक समय का एक अच्छा खासा दबदबा। अब ये चौथा तो हो चुका था, धीरे धीरे चलता रहा। चलने के बाद में, अच्छा यहां से कहानी को थोड़ा रोकेंगे हम। उसका कारण यह है कि अब आते हैं मन्या पर, क्योंकि मन्या की भी एंट्री 5वीं एंट्री थी। वो मन्या सुरवे जो था वो सन 1944 में रत्नागिरी, महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, वहां उसका जन्म हुआ था और वहीं के लोकल स्कूल वगैरह में पढ़ाई किया। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार बच्चा और घर परिवार को समझने वाला एक सीधा साधा लड़का। उस समय गैंगस्टर या गैंगवार में इसका नाम अगर आता नहीं था और देखने पर कोई बोल नहीं सकता इसको कि एक समय का ये एक बड़ा बदमाश बनेगा। खैर रत्नागिरी में इसकी पढ़ाई चलती रही। उसके बाद में मुंबई के इलाके में आया, खासकर दादर इलाका। इसकी ताई रहती थी वहां पर, यानी कि बड़ी मम्मी। तो वहां मुंबई के कीर्ति कॉलेज, एक फेमस कॉलेज है वहां का, वहां पर से इसने पढ़ाई लिखाई शुरू की और बेकायदा इसने बीए किया। अच्छा, जो इसकी ताई थी, जो उसका लड़का था, मतलब इसका एक भाई हो गया बड़े पापा का या बड़ी मम्मी का लड़का, उसका नाम था भार्गव और वो भी अपने समय का मतलब कुछ था, गैंगवार और बदमाशियों में अव्वल दर्जे का, उसकी खुद की एक गैंग। अच्छा, दादर इलाके में भार्गव का एक एक सिक्का चलता था मानो। तो ये सब धीरे धीरे चलता रहा। फिर धीरे से उसने अपने भाई के सपोर्ट में आया, मन्या सुरवे ने भार्गव का साथ लिया और पढ़ाई के साथ साथ में ये लोग दूसरे कामों में भी इंटरफेयर करने लग गए। उसके बाद हुआ ये कि उस एरिया में मतलब भार्गव के साथ में कुछ लोगों की बहस हो गई, पुरानी दुश्मनी थी और दादर इलाका जो था एक हिसाब से मानो तो भार्गव का ही था। इत्तेफाकन कि उस दिन मन्या सुरवे जो है उसके साथ में था। अच्छा, मन्या के भी ऐसा है कि मन्या जो है उसकी गैंग के लोगों से प्यार से मन्या बुलाते थे, जबकि एक्चुअल में उसका पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुरवे था, लेकिन शॉर्ट नेम और एक निक नेम जैसा उसको एक नया नाम मिला था। वो भी मुंबई के इलाकों में था मन्या, रत्नागिरी में उसको मनोहर के नाम से जाना जाता था। तो फिर दांडेकर की एक हत्या हुई थी, वो लेकर और मन्या और भार्गव ने तीनों ने मिलकर मर्डर हुआ। 1969 की बात है ये। अब उसके बाद में इन पर मुकदमा चला। मुकदमे, अच्छा जब ये जेल में था तो बेकायदा इसका रिजल्ट आया बीए का, 76% इसका परसेंटेज था। ये उस समय के लिए शायद बहुत बहुत बड़ी बात है ये। जब फैसला मुकदमा चला तो उनको आजीवन सजा पड़ी, आजीवन कारावास की। अच्छा, उस समय आजीवन जो था वो 14 साल का हुआ करता था, अब तो खैर बढ़ चुका है और अब सबके अलग अलग एक आईपीसी और सीआरपीसी के तहत अलग अलग धाराओं से अलग अलग सजा का उसमें प्रावधान है। तो उस समय की बात करें तो 14 साल जो है वो आजीवन कारावास हुआ करता था। अच्छा, जेल में भी जब अपने भाई का सपोर्ट इसको मिला, खासकर भार्गव का, तो जेल में जाते ही बदमाशियां चालू, जाते समय इनको बनी बुनाई पुरानी गैंग मिल गई। ऐसा बोला जाता है कि भार्गव और दांडेकर से ज्यादा खतरनाक मन्या सुरवे हुआ करता था। आए दिन दूसरे गैंग के बदमाशों को पीटना, उगाही वसूली। इसको देखते देखते जेल प्रशासन भी इससे परेशान हो गया। अच्छा, इनको जो था सजा के बाद में पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था। अब जब इस टाइप के हालात हुए तो उसके बाद इसको वापस रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया, तीनों के तीनों को, इनकी बदमाशियों को देखते हुए। तो उस बीच में मन्या सुरवे ने भूख हड़ताल भी की थी जेल प्रशासन के खिलाफ में, क्योंकि उसका कारण ये था कि बाकी गैंगों को इनसे अलग करना, ताकि इनको थोड़ी सी मतलब एक कमजोर हो जाए लोग और बाकी दिक्कतों से मतलब बच सके प्रशासन। बेकायदा इसका भूख हड़ताल हुआ। भूख हड़ताल होने के बाद में कुछ और भी दिक्कतें दिया, जैसे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और अपना एक गिरोह बनाना और उनको भड़काना, अपने वकील के थ्रू कागज में कोर्ट में एक कागज पारित करवाना कि मुझे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे बहुत से चीजें। खैर,
ये सब चलता रहा। तो चलने के दौरान में हुआ ये कि एक बार इसने एक बीमारी का, शायद बीमारी वो थी या नहीं थी, कंफर्मेशन उसका हम लोगों का है नहीं, तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब वो एक हो सकता है भागने का एक बहाना हो या और भी कुछ स्कीम हो, माफ करेगा, उसके बारे में कोई जानकारी हम लोगों को है नहीं। अगर होती तो बिल्कुल हम आप लोगों के सामने लेकर आते। तो इसने बेकायदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 3 दिन हॉस्पिटल में रहा भी, और रहने के बाद अचानक पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से वो भाग गया। अच्छा, जब ये जेल से भागा था तो उस दिन बाल दिवस था, यानी कि 14 नवंबर 1979 की बात है ये। उसी दिन जेल से इसने भागा था। भागने के बाद में पहले बहुत से गैंगों के पास में गया काम मांगने के लिए। अच्छा, बाकी इसकी मतलब जेल के अंदर में इसके भाई का मर्डर हो चुका था, भार्गव का। कारण वही कि बहुत से दुश्मनी पाल के बैठे थे वो लोग, जिसमें मन्या बच चुका था रीजन की जेल ट्रांसफर की वजह से। अब जब दूसरी गैंगों के पास में जैसे भाई काम मांगने गया तो कहीं भी इसको काम नहीं मिला। यहां तक कि बताया जाता है कि दाऊद के पास भी काम मांगने के लिए गया था, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। फिर इसने सोचा कि अपने खुद के गैंग खड़े करूं। अच्छा, गैंग भी इसने खड़े किया तो बहुत मजबूत और बहुत पावरफुल गैंग, जो कि 2 लोग थे। पहला था धारावी का शेख मुनीर, वो भी अपने आप में बहुत पावरफुल था, और दूसरा था डोंबिवली का विष्णु पाटिल। ये दोनों के दोनों एक एक अहम कड़ी थे इसकी गैंग की। बाकी और भी लोग थे, शार्प शूटर थे। और 1979 में ही इन लोगों ने एक बैंक की बड़ी लूट करी थी। लगभग मतलब जेल से भागते ही और अपने गैंग को मजबूत करते 4 महीने के आसपास के बाद में। बहुत बड़ी रॉबरी थी वो, और पूरी मीडिया की नजर इस पर आ गई थी। अब हुआ यह कि उसके बाद में जब इनका गैंग मजबूत हुआ तो सबसे पहले शेख मुनीर जो था धारावी का, उसका बदला लिया गया, क्योंकि उससे भी किसी की दुश्मनी थी। तो सबसे पहले मन्या सूरज ने जिसका मर्डर किया था, मतलब सेकंड जेल से भागने के बाद में, तो वो शेख मुनीर का ही एक दुश्मनी थी। तो उस पर भी ये लोग ने काम करे। उसके बाद में जो विष्णु पाटिल था, उसके भी एक पारिवारिक झगड़ा चल रहा था उसी के एरिया में, डोंबिवली में। तो वहां पर भी उन्होंने बेकायदा 3 हत्याएं करी, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। उसके बाद हुआ ये कि अच्छा, बीच में पहले अपन पुरानी कहानी पे चलते हैं, जो पठान गैंग और दाऊद की गैंगों में जो लफड़ा चल रहा था। अच्छा, उस समय का ये भी था कि पठान गैंग के कुछ लोगों ने दाऊद इब्राहिम को पकड़कर बेकायदा करीम लाला के पास लेकर भी गए थे, और करीम लाला ने उस समय इसे बहुत पीटा भी था, लगभग 2 दिन तक, दाऊद इब्राहिम को। उसके बाद से इन दोनों के बीच में दुश्मनी और बढ़ गई, और फिर उसका भाई साथ नहीं बैठा। इसे देखते हुए साबिर इब्राहिम कास्कर, जो कि दाऊद का बड़ा भाई था, वो बर्दाश्त नहीं किया और गैंग वार और तगड़ा हो गया। मुंबई पुलिस के लिए जानो मानो मतलब एक सर का दर्द बन चुका था दोनों गैंग को लेकर। अच्छा, पुलिस वालों के भी दाऊद को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी एक अहम भूमिका रही, क्योंकि पठान गैंग जो था उस समय पावरफुल था। दाऊद इब्राहिम की जो गैंग थी, दाऊद इब्राहिम मतलब कि साबिर इब्राहिम कास्कर की बात करें तो उनकी गैंग थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन इनका वही एक सिद्धांत, मरो या मारो। अब हुआ ये कि इसको लेकर के गैंग वार जब बढ़ी तो उसमें कई भतीजे, खास करके करीम लाला के भतीजे, उसके सगे भाइयों की भी मौत हो गई। उसके बाद में बेकायदा हाजी मस्तान ने आया और अपने घर पे एक एक दावत रखी गई सभी के लिए। सबके सब अधिकतर मुस्लिम थे, और एक एक फैसला लिया गया वहां पे कि कुछ भी हो जाए, अब दोबारा ना किसी की मौत होगी, ना गैंगवार होगा। जो भी मसला रहेगा वो बैठ के शांति से सुलझाया जाएगा। बेकायदा कलाम पाक में हाथ भी रखवाया गया, और एक बड़ी डील हुई। उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया और वहां चले गए। लेकिन दाऊद और उसके भाई तो मान गए, लेकिन करीम लाला और उसकी गैंग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके घर से टोटल 5 लाशें उठी थी, और उनके खास और उनके परिजनों की मतलब मौत हुई थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और कुछ दिन बाद ये लोगों के एक नए लड़के की तलाश थी। और उस समय जो मनिया सुरवे था, मनोहर अर्जुन सुरवे, वो बहुत स्पीड से ऊपर उठ रहा था, बहुत जल्दी। तो पठान गैंग की नजर उस पर पड़ी, करीम लाला के गैंग की, और इनको भी एक लड़की तलाश थी जो नया लड़का हो, जिनका नाम चलन ज्यादा हो ना, और वो हमारा एक काम कर दे। इसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद में अच्छा, मन्या जो था वो इनके पास भी गया था काम मांगने के लिए, पठान गैंग के पास भी। वो समय था कि उन्होंने इनको लौटा दिया था इन लोगों को, कि नहीं अभी ऐसा कुछ रहा है तो बताया, भी तो कुछ काम है नहीं करके। अब हुआ ये कि वो लोग जब पठान गैंग जब मन्या के पास पहुंची तो मन्या अपने आप को मतलब एक खोला नहीं समझा, कि बहुत बड़ी बात थी उसके लिए कि
जिसके पास मैं काम मांगने गया था तो मेरे पास काम लेकर आया है। तो ये एक खुशी का ठिकाना नहीं था उसके। और दूसरी बात, उसकी एक तरक्की थी जानो मानो। उसने डील कर लिया 12 लाख रुपए में। उस समय की बात बताता हूँ आपको, बहुत बड़ी रकम थी वो। और होने के बाद में फिर बोला कि ठीक है हम कर लेंगे। तो मन्या और उसकी गैंग, अच्छा गैंग के कुछ लोग भी डरे। दो लड़के जो शूटर थे वो लोग थोड़ा सा पीछे हटे कि बोले कि ये शायद इससे माहौल खराब हो सकता है और बात थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि साबिर इब्राहिम कासकर जो था वो छोटा मोटा तो था नहीं। लेकिन मनिया पीछे नहीं हटा, बोला अगर तुम लोग साथ में हो तो मैं अकेला भी करने को तैयार हूँ। मैं जेल में जब अपना अकेला राज करके निकल सकता हूँ तो गैंग तो अभी बनी है, साथ आना चाहो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये मन्या की बातें थी। खैर जो भी है जैसा भी है, अब जब उनका लीडर उस राह में था तो गैंग भी पीछे आना स्वाभाविक सी बात थी। पीछे सबके सब चले। कई दिनों तक के साबिर की रेकी की गई। रेकी के दौरान में यह मालूम पड़ा कि वो अपनी एक एक कार एम्बेसडर, उस समय की चलन में गाड़ी थी वो, तो एम्बेसडर से वो बेकायदा एक उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसके पास वो अक्सर आया करता था। और रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता था तो उस पेट्रोल पंप पर वो बेकायदा पेट्रोल भरवाता था। रेकी के दौरान में मालूम पड़ा, उस दिन खबर मिली और उसकी रिपोर्ट एकदम पुख्ता थी, कंफर्म थी। तो ये लोग पीछे से टोटल 6 लोग गए, जिसमें पठान गैंग के 2 और मन्या सुरवा की गैंग के 4 लोग थे। 6 के 6 उसके पीछे लगे हुए थे। जैसे ही पेट्रोल पंप सामने में आया, मन्या सुरवे ने अपने 6 राउंड, एक रिवॉल्वर थी उसके पास में, उसका नली का मुंह साबिर की तरफ किया और टोटल 4 राउंड गोली चलाया उसने। उसके बाद दोबारा फिर उसने गोलियां लोड करी और फिर टोटल 11 राउंड उसने गोली मारी। गैंग भी लोग भी गोलियां चला रहे थे, मगर मन्या की माने तो मन्या ने टोटल 11 राउंड गोली चलाया था उसके ऊपर में। और आखिरी सांस उसकी वहीं टूटी और साबिर फिर उठ नहीं पाया। इससे पूरी की पूरी मुंबई तिलमिला उठी। लोगों को शक तो था, खासकर दाऊद इब्राहिम को, कि हो ना हो ये पठान गैंग का हाथ है। उस समय तक कि मन्या सुनाई में नहीं आया कि मन्या सिर्फ है कौन और क्या। लेकिन धीरे धीरे जब अंदर की बैकग्राउंड जब मालूम पता किया गया तो फिर मालूम पड़ा उसको कि इसमें मन्या सुरवे का हाथ है। दाऊद इब्राहिम तिलमिला उठा और फिर सब दुश्मनी छोड़ के मन्या और दाऊद की दुश्मनी चालू हो गई। अच्छा उस समय का, उस दशक का, ये 80 के दशक का सबसे पावरफुल डॉन अगर कोई माना जाता था तो मन्या सुरवे था। दाऊद ने कई बार इसके खिलाफ गैंग वार रचा, लेकिन अफसोस उसमें दाऊद के ही आदमी मारे जाते थे। कारण यह था कि मन्या सुरवे की गैंग बहुत एक्टिव गैंग थी, बहुत पावरफुल थे। दूसरी बात यह भी माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम अगर अपनी गैंग के लोगों का चयन करता था तो वो पहले रिश्तेदारी देखता था कि ये मेरी मौसी का लड़का, वो मेरी बुआ का लड़का, उनको पहले प्राथमिकता देता था। लेकिन मन्या जो था वो सिर्फ ऐसे लोगों को लेना पसंद करता था जिनके दिल में डर ना हो, कहीं ना कहीं के क्रिमिनल हो, कुछ ना कुछ उनके ऊपर केस हो, और सबसे अच्छी बात, कम से कम गोली चलाते वक्त उनका हाथ ना कांपे। तो ये मेन रीजन था मन्या सुरवे की गैंग का ऊपर उठने का, और बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा था वो जब ये लहर चली। अच्छा दाऊद के ऊपर भी कई बार इसने फायरिंग किया। किस्मत अच्छी थी शायद दाऊद की जो बच गया। अब जब ये गैंग वार का सिलसिला बढ़ा तो मुंबई पुलिस के नाक में मतलब दम करके रखे थे दोनों के दोनों। फिर मुंबई पुलिस ने, अच्छा इधर पठान गैंग भी परेशान, पठान गैंग की दुश्मनी चलते आ रही है, दाऊद इब्राहिम अलग अपने तरफ से अपने पोर्च में खड़ा हुआ, और मन्या तो था ही था। अच्छा मन्या का एक बात ये भी है कि मन्या जो है वो पुलिस वालों पर भी गोली चलाने में नहीं हिचकिचाता था। कुछ बदमाश होते थे जो पुलिस वालों को देखकर भाग खड़े उठते थे या सरेंडर कर देते थे या अपने हथियार फेंक देते थे। लेकिन मन्या जो था, एक पहला तो वो जेल से भागा हुआ एक मुजरिम, और अगर वो पकड़ाता तो शायद फिर दोबारा छूट नहीं पाता, उसको पता था, ताकि वो सारी हदें पार कर देता था वहां से निकलने के लिए। कई पुलिस वालों की मौत हुई उसमें। अच्छा अपनी खुद की उसकी एक ज्यादा दुश्मनी थी पुलिस वालों से, तो उसे भी बेकायदा उसने पीटा था, मतलब उसकी हत्या किया था उसने। अब ये जब ये सिलसिला पूरा पूरा चलता रहा तो फिर मुंबई पुलिस ने दाऊद को ऑफर करी कि बोले प्रशासन तक आप पर उंगली नहीं उठेगी, आप जैसा करना चाहो कर चुको। अच्छा किसी ने किसी गैंग को दबाना भी था, और ऐसा माना जाता है खासकर ऐतिहासिक तौर पर कि ये पुलिस वालों की सबसे बड़ी गलती थी जिन्होंने दाऊद का सपोर्ट दे दिए और दाऊद को आगे बढ़ाने में उसको हिम्मत दी है। और किसको पता था कि आज दाऊद ही उनके सर का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा जो कभी तक हाथ में नहीं आया। खासकर 93 बम ब्लास्ट के बाद से फिर दाऊद जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया। चलिए कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। खैर उसके बाद गैंग वार तेजी से और बढ़ने लग गया। उसके बाद दाऊद का मतलब जीना खाना हराम हो गया था, मतलब खुले बाहर घूमना, बाहर निकलना, मतलब एक मौत को दावत देना था उसका।
और मन्या सुरभि जो था वो कई बार दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग को कई बार चुनौती दिया था और खुली चुनौती दिया करता था। लेकिन शायद अब एक दाऊद की समझदारी थी या एक डर था, वो शायद वही जाने, जो कि कभी उसके सामने नहीं आया। और जहां तक कोशिश करता था कि वो उससे हटे या अच्छा, कई बार दाऊद ने, उसके दिल में इतना डर था कि वो उसके एरिया तक को खाली कर दिया था जहां जहां मनिया का राज था। धंधे पर भी चोट पड़ी थी। फिर 11 जनवरी 1982 को एक टिप मिली थी। ये टिप भी ऐसा माना जाता है कि दाऊद के ही गैंग के एक लीडर ने दी थी, और जो कि पुलिस वालों तक पहुंची थी ये टिप कि मन्या सुरवे जो है, वडाला कॉलेज है मुंबई का, उसके पास में एक ब्यूटी पार्लर है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से वहां पे मिलने के लिए आ रहा है और वो शहर छोड़ने की तैयारी में है। और गैंग के कुछ लोग, उसकी भी गैंग के लोगों की मौत हुई थी। मुनीर पकड़ा चुका था, विष्णु पाटिल की हत्या हो गई थी। उसके बाद में जब ये टीम एकदम पुख्ता हुई तो फिर पुलिस वालों ने भी सोचा कि क्यों ना पहले मन्या को हटाया जाए, पठान गैंग को बाद में देख लेंगे। अच्छा, वैसे भी पठान गैंग धीरे धीरे साफ हो भी रही थी और दोनों गैंग के बीच में फुट भी डल गई थी, खासकर पठान गैंग और मन्या गैंग के पीछे। उसका रीजन वही था कि मन्या बहुत ऊपर जा रहा था, मन्या को अब किसी का साथ नहीं चाहिए था। मन्या हमेशा से एक बात बोलता था कि एक समय था कि मैं आप लोगों के पास में आप काम मांगने आया था, मगर अफसोस आज मेरी खुद की गैंग है, अब जो करूंगा मैं अपने दम पे करूंगा, मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। तो वो भी बहुत बड़ा एक सर दर्द था सभी गैंगों के लिए। और पुलिस वालों के लिए तो खैर मन्या जो है वो एक नासुर बन के बैठा हुआ था। 11 जनवरी 1982 को ये टिप मिली, सुबह लगभग 12 बजे के आसपास में मन्या आ रहा है, और जो ये मुखबिरी जिसने किया था वो वाकई कंफर्म रिपोर्ट थी। पुलिस वाले तैनात बैठे थे। मन्या की बहुत कम और बहुत रेयर फोटो थी, खासकर जेल वगैरह की, बाकी बाहर उसकी फोटो थी नहीं, ना लीक हुई थी। खैर उतनी फोटो काफी थी पुलिस वालों के लिए, जो एक स्कीम तैयार कर रहे थे उसको मारने के लिए। फिर बेकायदा उसने एम्बेसडर से टैक्सी, एक एम्बेसडर टैक्सी थी, उसमें बेकायदा उसने ब्लैक कलर की और चश्मा लगाया हुआ था, गॉगल। मन्या अक्सर कहीं भी जाए तो अपने साथ एक 4.5 इंची लंबा एक चाकू, छोटी सी एक एसिड की बोतल और एक रिवॉल्वर 6 राउंड वाला, वह तीनों चीजें अक्सर अपने साथ में रखा करता था। जब ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता था, उसको लगा कि शायद मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा तो वहां पे मेरी गैंग का बाकी लोगों को क्या काम, मिलना है बस, और उसके बाद शहर छोड़ देना उसी टैक्सी में, उसी के साथ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पुलिस वालों ने जब उसको घेरना चालू करा, स्टूडेंट के मतलब एक उसमें लुक में थे पुलिस वाले, लेकिन उनसे पहचानने से पहले मन्या ने उनको पहचान लिया और उसने फायरिंग चालू करी, मगर 6 राउंड था। 6 राउंड में लगभग 40 पुलिस वाले, इसाक बागवान जो एक पुलिस वाले थे उस समय के, क्राइम ब्रांच के एसपी साहब थे वो, तो उन्होंने, उनके लीड में काम हो रहा था और पूरी लीड वही संभाल के बैठ रखे हुए थे। लगभग 1.5 घंटे तक के बीच बचाव चलता रहा, फायरिंग चलती रही। उसके बाद मन्या सुरवा ढेर हुआ, गर्दन में उसकी 2 गोली, सीने पे 1, ऐसे टोटल उसको 7 राउंड गोली लगी थी। लेकिन फिर भी शरीर से हष्ट पुष्ट था, अच्छी पर्सनैलिटी और एक तगड़ा था, व्हील पावर भी बहुत अच्छा था उसका, जो कि गर्दन में 2 गोली लगने के बावजूद भी वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। बेकायदा एम्बुलेंस आई और उसको हॉस्पिटल लेने के लिए, मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए निकले वहां से। अच्छा, वडाला कॉलेज से जो हॉस्पिटल थे पास के करीबी हॉस्पिटल जो था, उसकी दूरी लगभग 10 से 12 मिनट की थी अगर ट्रैफिक रहे तो भी। लेकिन फिर भी लगभग 30 से 35 मिनट तक की गाड़ी को बेकायदा वहीं वहीं घुमाया गया, वो भी बहुत धीरे। उसका रीजन ये था कि पुलिस वाले चाहते थे कि मन्या की मौत हो जाए और डॉक्टर से बचा ना पाए। ये भी एक स्कीम थी उनकी, एक तरीका था। हालांकि फिर इतना देर शायद वो लड़ नहीं पाया जिंदगी से और फिर उसकी मौत हो गई। उसके कुछ साल बाद में जब 93 बम ब्लास्ट हुआ तो फिर पुलिस वालों को भी शायद अपना एक दुख हुआ उनको कि शायद कम से कम मन्या से लोगों को उसका एक एनकाउंटर नहीं करना था। उसका रीजन ये लगा, मन्या का एनकाउंटर नहीं होता तो शायद दाऊद इब्राहिम इतने ऊपर ओहदे तक के नहीं पहुंच पाता। ये भी थी और ये शायद एक गलती भी थी। धीरे धीरे गैंग वार कम होने लग गया, दाऊद भी फिर हिंदुस्तान से भाग गया। पठान गैंग जो थी वो लगभग अधिकतर पूरे साफ हो गए हैं। पठान गैंग को जो है करीमवाला के भतीजे लोग संभाल रहे हैं, अभी भी है लेकिन नहीं के बराबर है। अब तो बहुत सारे गैंगस्टर आ गए हैं, जैसे कि मुंबई का एक अरुण गौली, जिसे मुंबई का डैडी बोला जाता है, उसकी भी अपनी एक कहानी है, कोशिश करेंगे उसको लाने तक की। अब तो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिए हैं। करीमवाला बहुत बूढ़ा भी हो चुका था, 70-72 साल के आसपास का। सन 2002 में उसकी भी मौत हो गई, अपनी खुद की मौत मरा, वो कोई गैंग वार का शिकार नहीं बना।
तो ये थी आज की कहानी मन्या सुरभि की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। थोड़ा डिटेल दे नहीं पाया इसका कारण वही जो शुरू में बता चुका हूँ कि स्टूडियो और वहां भी बहुत काम चल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों को तुरंत एक दूसरा भी चल रहा है, वो हिंदू मुस्लिम वाला एक मुद्दा है, उसको भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेकर आएंगे। उस पर भी एक चर्चा है, खासकर एक डिबेट करने की कोशिश किए हैं, आप लोगों को पसंद आए। कमेंट करना ना भूले, कमेंट करते रहिएगा। आपके कमेंट से ही हम लोगों को जानकारियां मिलती है और हमारा एक प्रोत्साहन बढ़ता है। आपके कमेंट से ही हमको कम से कम ये मालूम पड़ता है कि आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं और किस टाइप की आपकी फरमाइश है। तो प्लीज फिर रिक्वेस्ट है, कमेंट करिएगा। आज की कहानी में इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया।